अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मार्का अपने फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। दावे बहुत हैं, वादे भी बेशुमार, मगर असल सवाल यह है कि अवाम किसके साथ खड़े हैं, कौन जीतेगा अवाम का एतमाद, किसकी सियासत होगी सुरखरू और कौन रह जाएगा इक़्तिदार की दौड़ से बाहर। इसी हवाले से आज ये हम ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं और ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप चैनल 5 पे मुलाज़ा फरमा रहे हैं। और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी एंकर ज़फ़ीर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या होने जा रहा है, किसके सर जो है ये मार्का जो ये ले जाएगा? पीपल्स पार्टी आप समझते हैं ये मार्का उसके सर जाएगा, वो जीतेगी, या मुस्लिम लीग नून? क्योंकि हमने देखा दावे भी बहुत हुए और बहुत सारे वादे भी किए गए, बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, बहुत ज़बरदस्त जलसे भी हुए दोनों जमातों की जानिब से, और दीगर भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जानिब से बड़े दावे किए गए। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो फैसला होगा वो किसके हक में जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो कबल वक्त होगा, लेकिन जो मोमेंटम है अगर हम उसकी बात करें सना, तो बज़ाहिर ये हमें जो समझना होगा जीबी या कश्मीर, ये दोनों ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट हैं और आपको इसके ऊपर इस तरह भी फोकस करना होगा, ख़ास तौर पे जब हम जीबी की बात करते हैं कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है वो उसको फेवर मिलती है जीबी के इलेक्शंस में भी और कश्मीर के इलेक्शंस में भी। रीज़न क्या होती है? रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग ये देख रहे होते हैं कि अगर हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाएगा तो उसको बराह रास्त वफाक की तरफ देखना होगा, वफाकी हुकूमत की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह हम कराची की सियासत में बात करते हैं कि MQM या कोई भी जमात कराची से जीतती है तो अगर उसकी पूरे सिंध में यानी CM उसका नहीं है तो उसको फंड्स का इशू रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे लोग पहले से ही टिल्ड होते हैं फेडरल की तरफ। तो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारी है। फिर आपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि रिगिंग, प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है और हमें वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा। जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं बार बार, वो फील्ड नहीं मिल रही, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, जब हम आगे चलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। जब PMLN और PPP की बात हम कर रहे हैं तो दोनों जो नंबर्स हैं वहाँ पे 24 हैं टोटल सीट्स जिन पे बराह रास्त इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर हम असम्बली की तादाद की बात करें तो 33 हैं, बाकी टेक्नो और ख़वातीन की हैं। सो ये मिला के अगर नंबर्स की बात करें तो ज़ाहिर तकरीबन 17 सीटें चाहिए होंगी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को अकेले हुकूमत बनाने के लिए। और अगर ये यानी 24 बराह रास्त हैं, तो बराह रास्त की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शंस की, तो उसमें से 12-13 अगर ये 14 मुस्लिम लीग नून ले जाती है तो अक्सरियत वो ले जाएगी। इसी तरह इंडिपेंडेंट एक आध मिला के उनके पास सपोर्ट उनको मिल जाएगी, और इंडिपेंडेंट ज़्यादा हुकूमती जमात के साथ ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले तो रहना नहीं होता। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सना कि वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इम्पैक्ट डालेंगे, और एक जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है या डिस्कशन में नहीं है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सना, मैं आपको बता दूं कि वो यूं समझ लें कि जीबी की MQM बनने जा रही है। यानी बड़ा की रोल होता है ना MQM का, जब हम इधर बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, तो वो 4, 6, 8, 10 वोट होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। तो वहाँ पे जीबी में इस दफ़ा इस्तेकाम पार्टी जो है वो आपको सरप्राइज दे सकती है। सरप्राइज। अच्छा, आपने जैसे कि बात कही कि ऑब्वियसली अगर बराह रास्त सीट्स जो हैं वो PMLN ले लेती है या पीपल्स पार्टी ले लेती है तो फिर उनको किसी इत्तेहाद की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें ज़फ़ीर, तो हमेशा उमूमन देखने में यह है कि जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, तो उमूमन कश्मीर की बात कर लें या आप जीबी की बात कर लें तो उमूमन उन्हीं की हुकूमत बनती है। तो अगर इस सूरत में अगर हम देखते हैं और अगर उनको किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि अगर जीबी में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है तो ज़ाहिर मरकज़ में भी दोनों इत्तेहादी हैं, यहाँ पे भी दोनों इत्तेहादी हैं, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्योंकि हमने जलसे जुलूसों में देखा कि दोनों ही जमातों ने एक दूसरे के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। बहुत अच्छी बात की आपने, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कश्मीर, राइट नाउ कश्मीर में भी इलेक्शंस अनाउंस हो गए, बिल्कुल वहाँ पे 27 जुलाई को होंगे इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया
वहाँ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं आज भी। और वफाक में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट हासिल है ख़ुद मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तक मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी की बात इसलिए भी नहीं है कि जीबी में अगर इस तरह का रेशो बन जाता है कि नंबर्स कम हो जाते हैं और इत्तेहाद की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल होना पड़ जाए ख़ुद मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, ये कुछ सरप्राइज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, चूँकि इन इलाकों में यही कुछ होता है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर इस्तेकाम पार्टी वहाँ पे सरप्राइज़ दे देगी, जो कि बाज़ार लग रहा है, जो वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, इनसाइट्स जो हैं, और इससे हटकर आज़ाद उम्मीदवार 3-4 बड़े तगड़े आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेंगे। प्लस ये कि वहाँ का वोटर बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, रुझान बड़ा शिफ्ट हुआ है। थोड़ी देर पहले भी हम अपनी ट्रांसमिशन में जिक्र कर रहे थे, तो यानी 2-3 सीट्स जो हैं वो बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। तो आपको मिलजुल के ही वहाँ पे हुकूमत बनानी पड़ती है, और आप इग्नोर मत करें मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को। उनकी सीट भी, वो भी अगर एक आध सीट ले जाते हैं तो यानी मिलजुल के ही हुकूमत बनानी पड़ेगी। वहाँ अगेन मैं ये कहता हूँ कि इतनी 2/3 आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती। रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ बड़ा डिवाइड वोट है, और इस दफ़ा जो यूथ का है और ख़वातीन का जो वोट है, वहाँ पे ख़वातीन 75% वोटर्स हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स यूथ का है, तो उनका टिल्ड आपको पता ही है कि किस तरफ है। अब गो के मैं फिर यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अदर वर्ड्स के मिक्स प्लेट जो है गवर्नमेंट बनती नज़र आएगी अगर ये सारी सिचुएशन जो आप बता रहे हैं ऐसी सिचुएशन बनती है। दूसरी बात ज़फ़ीर, एक और चीज़ भी है कि जैसे कि चलें हम पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान रज़ा कसीर मौजूद हैं। रज़ा कसीर, आप इस ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं, आवाम का मूड क्या है? क्या लोग जो है रिवायती तौर पे जो है सियासी जमातों के साथ खड़े हैं, या इस बार कोई नया रुझान आपको देखने में नज़र आ रहा है? और ये दिखाइएगा कि इस वक्त जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे लोगों का टर्न आउट क्या है, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग इतने जोशो खरोश में थे इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए कि इलेक्शन टाइमिंग से पहले लोग वहाँ मौजूद थे। तो आप क्या देख रहे हैं सर ग्राउंड पे? हाँ, इस वक्त जो ऑडियो साइड रज़ा, ग़ालिबन आपका शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे राब्ता बहाल करें ताकि फिर हम आपसे वहाँ पे ग्राउंड की जो सिचुएशन है उस हवाले से जान सकें। ज़फ़ीर जी, मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और MWM की भी बात हो रही है, और जो आज़ाद उम्मीदवार है वहाँ उनकी भी बात हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ जैसा कि हमने देखा ये पूरी जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उसमें जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, तो ये जो जुमला है मखसूस तौर पे हमने PTI के लोगों से बड़ा सुना कि जी हमें वो फील्ड हमें नहीं दी गई, हमें वो ग्राउंड नहीं दिया गया, हम इलेक्शन कैंपेन्स नहीं चला सके। ऑल्दो कि मेरे प्रोग्राम में जी जो शफ़क़त अमान साहब हैं जो कि MNA हैं PTI के, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि और ऑल्दो के शफ़ी जान भी ये अक्सर बोलते रहे हैं ये पूरे जब ये कैंपेन्स चल रही थी, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, सिर्फ वोट काउंट करना है। तो बड़े किस बेस के ऊपर इतने पुरएतमाद थे, जबकि शफ़क़त अमान साहब ने कहा कि जी वोट हमारा ही है वहाँ पे, और वोट हमारा ही है, और या हमारा है या फिर पीपल्स पार्टी का है। तो उस पर मैंने उनसे कहा था कि अगर ठीक है आप मान रहे हैं कि जी PTI का वोट है, या अगर नहीं उनका नहीं है तो पीपल्स पार्टी का, अगर पीपल्स पार्टी जो है जीत जाती है तो क्या आप उस इलेक्शन को मानेंगे, उस उनकी जीत को मानेंगे, या फिर आप वही आप लोगों का होगा कि जी धांधली हुई है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। तो इस तमाम तरह सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? ठीक है सना, दुरुस्त कहा आपने, और इसके ऊपर हम तजिया भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बताया जा रहा है कि जी गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी इमरान शेर खान। उनसे जानते हैं कि वहाँ टर्न आउट कैसा चल रहा है, चूँकि सेकंड हाफ जो है वो शुरू हो चुका है। फर्स्ट सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा, पहले भी हमारी इमरान से बात हुई थी। इमरान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। किस तरह देखते हैं, क्या इत्तलात हैं, टर्न आउट कैसा चल रहा है, और ओवरऑल गिलगित की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इमरान शेर खान, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ऑडियो ठीक तरह तक नहीं पहुंच पा रही। इंटरनेट इश्यूज जी, भी हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशंस के जिसकी ऐसे भी वजह वहाँ पे से- बड़े इश्यूज रहते हैं। Exactly. सना, जो आपका सवाल था कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिली, क्योंकि जिस जमात का आप जिक्र कर रही हैं वो तो सिरे से वहाँ पे इलेक्शन में है ही नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हिस्सा ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट आपको पता है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तकरीबन कोई 5 से 6 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने की पोजीशन में हैं, और ओवरऑल भी वोटिंग का जो रेशो है, जिनको हिमायत हासिल होगी इन आज़ाद उम्मीदवारों को, तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो जीत जाएंगे। अब तक के जो इतलात वहाँ से आ रही हैं। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जीबी चूँकि जगह ही हमवार नहीं है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो कैसे, नहीं पहाड़ी सिलसिला है, तो वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने तो लाइटर नोट पे ये बात की थी, लेकिन इसको आप सीरियस नोट पे भी ले लें कि वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती। बहुत सारी टेक्निकल रीजंस हैं जो आप अपनी ट्रांसमिशन में भी उसका जिक्र नहीं कर सकते। सो इम्पैक्ट वहाँ पे मैनेज फील्ड का ही आएगा, लेवल प्लेइंग का नहीं आएगा, और जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कह चुके हैं। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखना ये है कि इधर तुम और उधर हम, यानी अभी कश्मीर के इलेक्शंस आने हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया फौरी तौर पे यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो तो ये मैनेज होंगे, मैनेज इन सेंस कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का सीएम आ जाता है, तो कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, या यहाँ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीएम आता है तो कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैनेज होती हैं बराह रास्त इस्लामाबाद से। जी सना, ठीक है। सॉरी टू कट यू हियर ज़फ़ीर, बिकॉज हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान अलबर महक। अलबर, आप मौजूद हैं ग्राउंड पर, आप क्या देख रही हैं, किस तरह का टर्नआउट देख रही हैं? जैसे कि 75% जो है इस बार जो है ख़वातीन की वोटर्स की तादाद है, यूथ की बहुत बड़ी तादाद है, तो क्या रुझान देख रही हैं आप? जो है वो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है जिला गजर के अंदर, हल्का GBA 20-2 के अंदर वहां पर मौजूद हूँ। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे मौसम शदीद खराब हो गया है, बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स का जो जोश और जज्बा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के अंदर भी यहाँ पे पोलिंग का सिलसिला जारी है, और 12 बजे के बाद जो है वो वोटर टर्नआउट में ना मजीद इजाफा देखने में आया है, और जो है वो लोग अपना वोट कास्ट करें। अगर एक हमारे पास शिकायत भी आ रही थी कि लोग ये बता रहे थे कि थोड़ा सा वोट कास्ट होने में वो स्लो होने की वजह से जो है वो उनको मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का अज़म इतना बुलंद है कि वो जो है यहाँ पर मौजूद है और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद थी यहाँ पर जो आए हुए हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी अच्छा अलबर, ये बताइएगा, आपने कहा कि ये शिकायत मौसूल हुई कि जो वोटिंग का जो अमल है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, तो क्या वजूहात सामने आई है? क्या अमला मौजूद नहीं है, अमला शॉर्ट है, क्या वजह बताई जा रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल अमला तो मौजूद है, लेकिन वोटर्स की भी ये मतलब वो चाहते हैं कि जल्दी से उनका वोट कास्ट हो। लेकिन जो अमला है, हमारी फिर उनसे भी बात हुई, हमने उनसे बात की तो अमले का ये कहना था, ये उनका मौक़िफ़ था कि जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो बुजुर्ग वोटर्स हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि किस तरह आपको स्टैंप लगानी है, किस तरह आपको जो है पर्ची डालनी है। तो तमाम एक बंदे के ऊपर जो है काफी टाइम लग जाता है, इसके बाद बारी आने में थोड़ी सी देर होती है। तो दोनों ने अपना मौक़िफ़ दोनों का बजा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यही जो कंप्लेन है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आ रही है कि अमला सुस्त है, जिसकी वजह से वोट जो है वो जल्दी कास्ट नहीं हो रहे। एक तो मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा ये परेशानी में मुब्तला हो जाती है, एकदम बारिश शुरू हो जाती है तो फिर वोटर्स जो है वो लाइन के अंदर खड़े हैं। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से जो है वो इंतजाम बिल्कुल बेहतरीन है। और क्या कहते हैं, एक और चीज हमने देखी कि मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त वोटिंग का अमल, जो गजर के तीनों हल्के हैं उसमें पोलिंग का अमल जारी है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो लाइन बना के बिल्कुल तरतीब के साथ जो है वो आ रहे हैं और एक अच्छा माहौल भी देखने में आ रहा है। लेकिन बस थोड़ी सी इस बात के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी वोट कास्ट हो ताकि हमारा नंबर आ सके, क्योंकि हम लोग सुबह से जो है वो लाइनों में खड़े हैं। ठीक है। अच्छा अलबर, एक और चीज़ बताइएगा कि ऑब्वियसली आप वहाँ मौजूद हैं, आपकी वहाँ पे अगर वोटर्स से बात हुई है तो क्या ये बात कुछ सामने आ सकी है कि किसकी तरफ रुझान है, वहाँ की जो अवाम है, जो यूथ है बिलखुसूस, उनका रुझान किस तरफ है? कोई बात सामने आई है कि किसको वोट डालने जा रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं?
जी देखिए, अभी जो वोटर्स हैं वो सपोर्ट करें। मैं आपको बताती चलूं कि जिस हल्के के अंदर मैं मौजूद हूं, इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो पीपल्स पार्टी के टिकट पे हैं, वो नज़ीर अहमद एडवोकेट हैं, जो स्पीकर जीबी असेंबली भी रह चुके हैं। उनको हम बड़ी जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, लोग उनको काफी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल जहान साहब है, जो नून लीग के हैं, नून लीग के टिकट होल्डर है, वो उम्मीदवार है। उसके साथ साथ जो है वो पीपल्स PTI की जो हिमायती याफ्ता है नदीम रफीक साहब, इन तीनों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। उसके अलावा दो जो है वो ऐसे उम्मीदवार भी हैं, सफदर शिराजी हैं आजाद उम्मीदवार, उसके साथ साथ जो है वो मूसा मदद है आजाद उम्मीदवार। तो ये 5 के आजाद उम्मीदवार हैं। तो लोग जो है वो बटे हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है वो लोग ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ज़फ़ीर, आपने सुना अलबर कह रही हैं कि बड़ा ये स्पेशली पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उन्होंने कहा कि जी PTI के भी आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं। इसके अलावा भी दीगर लोग मौजूद हैं। जिन 5 लोगों का उन्होंने जिक्र किया जिनके दरमियान मुतवक्का है कि जी कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, अवाम भी बड़े पुरजोश हैं और बारिश होने के बावजूद वहाँ लोग मौजूद हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए बड़े बेताब हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा नंबर आए ताकि हम अपना वोट कास्ट करें और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को हम अपना वोट दें। और अच्छा, एक और बात है कि ये जो चीज़ है लोगों के अंदर ये सेंस ज़रूर जो है वो है अब कि हमने अपना वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिस वक्त आप अपने जो मन पसंदीदा लोगों को ऐवानों में भेजते हैं ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। लेकिन बात यह है कि जब ऐवानों में लोग पहुंच जाते हैं तो फिर ये दीगर बात है कि कितने मसाइल हल होते हैं, कितने अवाम से जो है कोई शक नहीं ऐसा ना जो आप बात कर रही हैं। और वोटर्स टर्नआउट का बात कर रही थी और अलबर भी जिस तरह बता रही थी, GP को और कश्मीर को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सना, हम कराची में शायद इलेक्शन वाले दिन इतने मुतहर्रिक नहीं होते, लेज़ी होते हैं। अब कि वोट हमारा अगर नॉर्थ में है तो रिहाइश आपकी DHA में है, अगर आप DHA में हैं तो वोट आपका किसी दूसरी जगह पे है तो आप जाते ही नहीं है कि यार इतनी दूर कौन जाए। मैं आपको बताऊं कि वहाँ इससे ज़्यादा कई किलोमीटर, यानी 10-10, 15-15 किलोमीटर और 20-20 किलोमीटर दूर से लोग आके वोट डालते हैं। और वहाँ पे इलेक्शन को एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ये जोश व खरोश आपको नज़र आ रहा है जिस तरफ इशारा कर रही थी अलबर भी। बुज़ुर्ग वहाँ पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। वो उन्होंने भी इस दफ़ा इंतखाब किया है कि किसी भी तरह करके हम वहाँ तक पहुँच सकें और वोट डाल सकें। बारिश की आप बात कर रही हैं, बारिश वहाँ पर मामूल है, बिल्कुल यूरोप की तरह वहाँ वेदर होता है कि 2 घंटे बिल्कुल आपको लगेगा कि शायद अब अगले 10 दिन तक बारिश नहीं होगी और अचानक वेदर चेंज हो जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। तो लोग यूज्ड टू हैं, तो वो बारिश एज सच रिकावट नहीं बनती। हाँ, बारिश की वजह से ज़ाहिर है जब आप क्राउड होता है इस तरह का एक ही जगह पे, तो वो किसी स्कूल में पोलिंग स्टेशन होता है, बाज़ा जो जगह हैं वो ओपन भी हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो वहाँ पे बारिश को इतनी बड़ी रुकावट नहीं बनती। हाँ, तेज़ बारिश दूर से जो लोग आ रहे हैं उनको फिर उनके लिए मसला हो सकता होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे कि अब आप भी बता रहे हैं और अलवर ने भी हमें बताया, अब वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ऑब्वियसली वो एक फेस्टिवल के तौर पे मना रहे होते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि ये भी काफ़ी मामला देखने में आते हैं कि लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन का पता नहीं होता, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये कराची में होता है। ये बड़ा मैं दिलचस्प आपको बताऊँ जी, वहाँ पे स्टेशन पोलिंग स्टेशन पहुँच के पता चलता है कि यहाँ तक वोट ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये पिछले इलेक्शंस की भी, और इसको भी मैं आपको रिलेट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, तो महीनों पहले चूँकि वोटर लिस्टें आ जाती हैं, उसके बाद वहाँ एक दूसरे को लोग जानते हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अलबर भी बता रही थी जब हम उनसे बात कर रहे थे कि वहाँ नाराज़ किसी को नहीं किया जाता, चूँकि एक ही फैमिली के लोग होते हैं। इलेक्शंस अगर वो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से लड़ रहे हैं तो ज़रा अदब एहतराम भी रहता है। तो वहाँ ये एलिमेंट तो है ही नहीं कि किसी को पता ही नहीं कि उनका उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है या उसका नाम कहाँ है, वो तो महीनों पहले पता चल जाता है। बल्कि इस तरह भी होता है ना कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, तो वो एक दिन पहले वहाँ मूव कर जाते हैं, रात उधर ही रुकते हैं, फिर अगले दिन वो जी चूँकि ट्रैवलिंग मैंने अगेन कहा कि वहाँ से 20, 25, 30 इवन 30 किलोमीटर दूर से भी लोग आके वोट कास्ट कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे वहाँ पे कोई मामू है, रिश्तेदार हैं, उनके पास चले जाएं। तो ये रुझान वहाँ पे है। कश्मीरी इलेक्शन का पिछले साल का मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ। मेरी अम्मी और खाला दोनों ने वोट डालना था, और वोट वो हमारे जो कैंडिडेट थे हमारे रिश्तेदार ही हैं, मामू लगते हैं। सो उनको वोट करना था। मेरे कज़न ने उनसे ये कहा कि आप रात को ही जो वोटर लिस्टें होती हैं ना, उससे निकाल के उनके नाम और वो करके पोलिंग, ताकि आपका सीरियल नंबर जारी कर दिया जाए, कल जाके आपको वहाँ वेट ना करना पड़े।
तो उन दोनों ने, चूंकि वो दूसरी जमात को सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, तो मेरे कज़न के हाथ से पर्ची नहीं ली कि ये ना हो कि ये मतलब आप वहाँ पे हम जाएं तो आप जिस कैंडिडेट को हम वोट करना चाह रहे हैं तो आप उसको वोट ना दें किसी और से, इस पर्ची का मतलब ये हो। तो इसलिए उन्होंने इस पर्ची को इग्नोर कर दिया। वो मेरी खाला का बेटा, सगा कज़न, तो उनका अपना सगा बेटा, और उसके हाथ से उन्होंने पर्ची नहीं ली कि हो सकता है कि ये हमारा वोट किसी दूसरी जगह डलवा दे। अवेयरनेस का वहाँ पे ये लेवल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं या जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी ये समझते हैं कि अगर ये वाला कैंप जो है ये मुखालिफिन का कैंप है, यानी मुखालिफ जमात का कैंप है, ये मुखालिफ जमात का है। हमने अगर पर्ची लेनी है जो बाहर जिसको हम वो कर रहे होते हैं जी, वोट कास्ट के लिए, वो आपको पोलिंग एजेंट तक लेके जाते हैं, तो वो वहाँ से आप एक कच्ची पर्ची बन रही होती है ना, उसका तो वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। वोट आप अंदर जाके डालते हैं जिस मर्जी को डालें, वो तो बैलेट हाँ पेपर लेने तक की वो पर्ची आपको सहूलत कर रही होती है कि ठीक है आपका लिस्ट में यहाँ नाम है, आप यहाँ से आपका NIC नंबर लिखा जाता है। तो इतनी ज़्यादा कीन ऑब्जर्व किया जा रहा होता है इन मामलात को, तो इसलिए वहाँ अवेयरनेस का तो इशू नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका वोट यहाँ है नहीं। या जिस तरह हम कराची में सरप्राइज़ होते हैं, जाके हम वोटर लिस्ट ढूंढ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा आपका क्या नाम है जी, ये नाम है, अच्छा नंबर, तो आपका तो यहाँ है ही नहीं, आप जाएँ गुलशन इकबाल में, आप ये फलानी जगह जाएँ। तो ये वाला मामला वहाँ पे नहीं है, बड़ी अवेयरनेस होती है पहले से इस पर तैयार किया जाए। ठीक है ज़फ़ीर, हमें सीनियर तज़कियाकार हैं शफ़क़त अली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शफ़क़त साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे आप इस वक्त जो इंतखाबी मंजरनामे को देखते हुए, आप किस जमात को सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में देख रहे हैं? क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि किन लोगों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है? जी मोहतरमा, बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट गेजर, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 3 नशस्तें हैं। GBA 19 गेजर 1, GBA 19 गेजर 2, GBA 20 गेजर 2, GBA 21 गेजर 3। अगर इन तीनों नशस्तों पे 1 बाय 1 हम बात करेंगे तो हल्का नंबर 1 जिसको GBA 19 कहा जाता है, वहाँ पर अगर हम इसकी तारीख के ऊपर बात करें तो तारीखी लिहाज से इस नशस्त पर 71 से लेके 2009 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर सईद करम अली शाह साहब वहां से मुसलसल 7 से 8 बार मेंबर मुंतखब हुए थे। ठीक 2009 में पीर सईद करम अली शाह साहब को जब गवर्नर नामजद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हुए 2011 में। ज़िमनी इंतखाबात में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहला कॉन्फ्रेंस जनाब नवाज खान नाजीर साहिब जो बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के हेड है, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीता और एक नई तारीख रकम की। फिर 2015 में पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, उनके मुकाबले में उनके कैंडिडेट को फिर नवाज खान नाजीर साहब ने शिकस्त दी और मुंतखब हुए। 2020 में PTI की फेडरेशन में गवर्नमेंट थी, PTI के कैंडिडेट को भी नवाज खान नाजीर साहब ने शिकस्त दी और 3 बार इंतखाब जीत के उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। अब की बार की अगर हम बात करें गेजर 1 की, तो गेजर 1 के अंदर बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के जो साबिक रुकन असेंबली हैं जनाब नवाज खान नाजीर साहब, वो भी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट पुट किया है नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वाले पीर करम अली शाह के बेटे सैयद जलाल अली शाह को, जबकि मुस्लिम लीग नून के टिकट जफर मोहम्मद शाह दमखेल के पास है। अब अगर मुकाबले की बात की जाए तो गेजर GBA 19 गेजर 1 के अंदर मेन मुकाबला जो हमें देखने को मिल रहा है वो नवाज खान नाजीर साहिब जो BNF के सरबराह है, उनका मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली शाह साहब के साथ। उनके साथ तीसरे जो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके क्लोज कंपिटेटर है। लेकिन मुझ जैसे जो सियासत की तारीख से वाकिफ लोग हैं, उनका ये मानना है कि असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कॉन्फ्रेंस जमात बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के दरमियान है। लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग नून के भी बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, उनको भी कंसिडर न करना हमाकत होगी। जबकि हम आए दूसरे हल्के में, हमारा जो GBA 20 गेजर 2 है, इसके अंदर साबिक नहीं बल्कि सिटिंग स्पीकर नजीर अहमद एडवोकेट के पास इस बार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट, अब्दुल जहान के पास है नून लीग का टिकट, और यहाँ पर PTI की टिकट है नदीम अली रफीक के पास, और आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली शराजी है, बड़े आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ खान अकबर खान के पास इस्तेकाम पार्टी का टिकट है। अगर इस हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है वो मुकाबला स्पीकर असेंबली
जनाब नज़ीर एडवोकेट जो पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला होगा आज़ाद उम्मीदवार सफदर शराजी या मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान के साथ। ये अब तक वाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग पिच पर खेल रही है। जबकि तीसरा हल्का हमारा है GBA 20 गेजर 3। यहाँ पर साबिक वजीर ज़राअत गुलाम मोहम्मद साहिब टिकट होल्डर है मुस्लिम लीग नवाज के। उसके साथ क्या कहते हैं रुकन गिलगित बल्तिस्तान कौंसल अयूब शाह के पास टिकट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और एक आज़ाद उम्मीदवार है, बड़े पॉपुलर हुए हैं, नए आए हैं, बहुत पॉपुलर है, अमान अली आमिर। इन तीन के दरमियान नेक टू नेक मुकाबला है। अगर पार्टी चार्ट के ऊपर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त गेजर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन सबसे ज्यादा मुस्तकम नजर आ रही है। अगर यही सूरत हाल आज पोलिंग डे के दिन भी बरकरार रही तो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करने के करीब है, जबकि एक सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी पोलिंग का अमल जारी है, क्योंकि सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो मैंने बात की है वो शफकत, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया में पेश किया तीनों हलकों का, जो इस वक्त गेजर 1, 2 और 3 आपने पार्टी पोजीशन भी बताई। और मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो अमान आमिर हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनको क्या सपोर्ट है, और चूँकि बड़े उभरते हुए नौजवान रहनुमा हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स डिफरेंट लोगों की तरफ से आ रही हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से रिपोर्टर्स, वो भी बता रहे हैं बड़े मकबूल हैं, तो वो क्या कोई सरप्राइज दे सकते हैं? चलूँ कि ये जो हल्का फॉर्मेट हुआ है, इस हल्के की फॉर्मेशन हुई है 1994 में बेनजीर के भुट्टो के दौर में। LFO 1994 के बाद ये नया हल्का बना था, यासीन सुमाल पर मुश्तमिल। इस हल्के की अगर हम माजी की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर 3 पॉलिटिकल ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। एक राजा ग्रुप जिसको लीड कर रहे हैं इस वक्त PTI के कैंडिडेट राजा जानजेब साहब, दूसरा है बेगल ग्रुप जिसको लीड कर रहे हैं अयूब शाह, और तीसरा गुलाम मोहम्मद साहब जिसको लीड कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद साहब। इन 3 ग्रुप्स के माबेन ही मुकाबला होता था। यहाँ से अब तक 4 इलेक्शंस गुलाम मोहम्मद साहब जीत चुके हैं, 2 इलेक्शंस बेगल ग्रुप जीत चुका है जो जिनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट है, और एक बार 2 इलेक्शंस यहाँ से राजा ग्रुप जीता था। इस वक्त राजा ग्रुप के पास टिकट है PTI का, गुलाम मोहम्मद ग्रुप के पास टिकट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि ये आप क्या समझते हैं, ये इलेक्शन जो है मकामी मसाइल पर लड़ा जा रहा है या कौमी सियासत के असरात आपको ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं? और इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बयाने हमारे सामने आए ऑब्वियसली दीगर जमातों की जानिब से, तो आपको क्या लगता है कि आवाम वाकई तरक्की और मसाइल पर वोट दे रहे हैं या अब भी सियासी वाबस्तगियाँ जो है वो फैसला कौन होंगी? देखिए, अब हमें ये एक बात समझने की जरूरत है, अर्बन सियासत और होती है, रूरल सियासत और होती है। हमारी सियासत रूरल सियासत है। यहाँ पार्टियों की प्रेजेंस सिंबॉलिक होती है। यहाँ जो वोटर के अट्रैक्शन बनता है उसमें 3-4 सेगमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि आदमी किस कबीले से है, किस कौमियत से है, और उसकी कौम कबीले की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। दूसरा सेगमेंट ये है कि बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है या उससे तवक्कुआत कितने हैं। पार्टी की बुनियाद पर तो यहाँ 10 से 15% वोट पोल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। शफकत, थोड़ा सा वक्त भी हमारे पास कम है, एक पॉइंट और मैं आपसे जानना चाहूँगा क्विकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो इस्तेकाम पार्टी है वो कोई वहाँ से सरप्राइज दे सकती है? ओवरऑल पूरे GB से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई उनकी ऐसी पोजीशन है, उनके कैंडिडेट्स हैं कि कोई 1, 2, 3 सीटें वो निकाल सकते हैं? जी, गेजर में तो इस्तेकाम पार्टी की कोई सीट नहीं निकल सकती। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबार खान तगड़ी पोजीशन पे खेल रहे हैं। अस्तोर से साबिक वजीर दाखिला है शमसलोन साहब, उनकी भी पोजीशन कंसिडरेबल वो कैंडिडेट है। सिकरदू से साबिक गवर्नर राजा जलाल मकफून, ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं कि इनमें से 3 ना सही, दो ना सही, एक सीट वो निकाल सकेंगे। लेकिन उसके अलावा गिलगित डिवीजन में कोई सीट मुमकिन नहीं है। एक दियामा डिवीजन और बल्तिस्तान डिवीजन में इनकी थोड़ी सी पोजीशन है, वो भी 3 स्पेसिफिक हलकों के अंदर। ठीक है, ये सलाह जो हम बात कर रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि जो इम्पैक्ट आएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शंस को थोड़ा सा ये मैनेज होते हैं, जिस तरह खुद शफकत भी बता रहे थे, वहाँ के मुकामी है, बेहतर समझते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। फिर जब वहाँ की हुकूमत बनती है वो बिल्कुल अलग, और फिर उनको फंड्स लेने के लिए जो इस्लामाबाद रजू करना पड़ता है, तो वो जो हाँ वो एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो यानी इलेक्शन जीतने के बाद के मराहल बिल्कुल अलग हैं, और इलेक्शंस किन मसाइल किन नारों पे लड़े जाते हैं वो बिल्कुल अलग है।
तो ये बड़ा टफ होगा खुद वहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम MWM की बात कर रहे हैं तो वो जी। खुद को अवामी हुकूक की आवाज़ कहती हैं, तो आपको लगता है कि कोई सीट्स जो है MWM भी निकाल पाएगी? और अगर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स पे जो है इनके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, और अगर ये जीत जाते हैं, अपनी सीट्स निकाल लेते हैं, तो ये किसके साथ इलाक़ करेंगे, आपको क्या लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट सना, चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपको मैनेज करनी होती हैं, मामलात मैनेज करने होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उन फैक्टर्स की तरफ जो मूवर एंड शेकर्स हैं पूरे इन इलेक्शंस के। तो जब हम मूवर एंड शेकर्स की बात करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना होता है। आपके पास अक्सरियत नहीं होती, 2 4 6 सीटें, 1 सीट 2 सीट, तो फिर आपको पता है जो इलेक्टिबल्स कहा जाता है वहाँ तो एज सच इलेक्टिबल्स नहीं है, लेकिन रुझान इलेक्टिबल्स वाला ही है क्योंकि नंबर्स कम है वहाँ पे। बिल्कुल सीटें ऐसा ही ही आपके है। पास 24 हैं। हाँ बिल्कुल उस तरफ आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर आप उधर जाइएगा कि जो एक 2 सीट्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे कोई आज़ाद उम्मीदवार हो, ये वही इम्पैक्ट डालेंगे और मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान इमरान शेर खान। इमरान, आप मौजूद हैं वहाँ पर, क्या रुझान देख रहे हैं, क्या टर्नआउट देख रहे हैं? ऑब्वियसली हमारे दीगर नुमाइंदों से बात हो रही है तो वो यही बता रहे हैं कि लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, लोग बड़े ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो एक फेस्टिवल की तरह होता है। कुछ इलाकों में बारिश की भी जो है इतलात मौसूल हो रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप इस वक्त इस हल्के में मौजूद हैं और उस हल्के में आप लोगों का क्या टर्नआउट देख रहे हैं, वोटर्स का? जी बिल्कुल, अगर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर इस दफा हमने जब देखा तो इस दफा काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं लोग। और इस दफा सुबह से जब हम फील्ड पर है रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त तक जो पहली खेप थी उसमें बहुत ज्यादा जोश और जज्बा देखने को मिला और टर्नआउट हमें देखने को मिला। और बाकी जो दीगर इजला में बारिश, कहीं पर बर्फबारी है, तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक दूसरे से जो है कट ऑफ होता है, तो वहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के भी असरात होते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे बारिश तो कहीं पे बर्फबारी, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम जो टर्नआउट देख रहे हैं वो खवातीन का बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इस दफा। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ आप समझते हैं कि कांटेदार मुकाबला हो रहा है और एंड टाइम तक यानी नताइज का पता नहीं चल सकेगा, कि गैर यकीनी होंगे कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है? वो कौन से हल्के हैं जो कि आप समझते हैं कि वहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है? जी, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भर की जो नजरें हैं वो गिलगित 1 2 3 जो हल्के हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी नजरें मरकूज होती, क्योंकि इसकी एक अहम वजह ये भी है कि हल्का 1 जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सूबाई सदर हैं अमजद एडवोकेट, वो हल्का 1 से लड़ रहे हैं और वो सीएम के कैंडिडेट भी हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी नजरें जमी हुई हैं। और मुस्लिम लीग नून के वहां पर शफी उनके मद्दे मुकाबिल हैं और 2 आजाद उम्मीदवार हिमायतुल्लाह खान और उस्मानी जो है वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि हल्का 2 की अगर बात की जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर है साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान जो है हल्का 2 से लड़ रहे हैं, जबकि साबिक डिप्टी स्पीकर जमील अहमद भी इसी हल्के से पीपल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वहां से लड़ रहे हैं। तो टफ मुकाबला यहाँ पर भी है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो कैंडिडेट है फतहुल्लाह खान, वो भी जो है हल्का 2 से जो है लड़ रहे हैं। तो ये 3 बड़े उम्मीदवारों के बीच में इस वक्त कांटेदार मुकाबला हो रहा है। अगर कोई जीत भी जाता है तो 300-400 वोटों से ही जीत लीड कर सकता है। बाकी इस वक्त जो है कंपटीशन इनका बड़ा टफ जा रहा है। इसी तरह हम हल्का 3 की अगर इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूँ इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, इन चारों में जो है बड़ा टफ और कांटेदार मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनका टर्नआउट भी बहुत अहम यहाँ पर है, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि माजी में असेंबली में रहे हैं और जो पीटीआई के कैंडिडेट है सुहेल अब्बास, वो तो पिछली हुकूमत का हिस्सा थे। तो इसी तरह जो है इस हल्के में भी बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इमरान शेर, अगर हम थोड़ा सा इसको हम ब्रेक डाउन करें, 24 बराह रास्त नशिस्तें हैं जिस पे इंतखाबात हो रहे हैं,
एक रफ आइडिया के मुताबिक आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात कितनी कितनी सीटें निकाल सकेगी? क्लेम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही कर रहे हैं कि हम वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे, बट आप चूँकि वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं, अपने थ्रू आउट कवरेज की, कैंपेन्स की भी, और अब ज़ाहिर है आखिरी मरहला है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो इस तरह की छोटी जमातें हैं, वो कितना इम्पैक्ट डालेंगी? वैसे कल इस वक्त हम अगर कुछ बोले तो किसी जो है ना कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन हाँ फील्ड में जो अगर हम इलेक्टेबल्स की बात करें कि जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो विन करने की पोजीशन पर है, तो वो इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने 23 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाई है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो इनकी हरीफ जमात है वो 22 जो है हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी है। तो इलेक्टेबल्स की अगर बात करें तो इस वक्त जो है पीपल पार्टी के थोड़े से ज्यादा तगड़े इलेक्टेबल्स हमें नजर आ रहे हैं जो ज्यादा जो है वहां से सीटें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो पार्टी है वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, किसी न किसी पार्टी का सहारा या उनका जो है उनकी मदद हासिल होगी, क्योंकि पूरी तरीके से किसी पार्टी को जीतने के लिए जो है यहाँ पर तो इसमें 18 से 19 पर इमरान, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लेम कर रही है कि 16 सीटें हम बराह रास्त जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है कि नंबर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके नंबर्स, आपकी इनसाइड्स क्या कह रही हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को 10 मिलेंगी, पीपी को 8 मिलेंगी, बाकी जमातों को, तो अगर हम इस तरह ब्रेक डाउन करें तो क्या नंबर्स बनेंगे? सर इस हिसाब से अगर जो मैं अपनी एनालिसिस अगर करूं तो मुस्लिम लीग नून 6 से 7 जो है यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से सीटें जीतने की पोजीशन पर हैं, और पीपल पार्टी के 9 से 10 सीटें जो है वो हमें नजर आ रही हैं कि वहां पर विनिंग पोजीशन पर है, जबकि आईपीपी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी हमें 3 से 4 सीटें जीतने की कैपेसिटी लग रही है। तो यहाँ पर जो भी जमात जो लीडिंग रोल अदा करने वाली जो जमात होगी, जो 1 से 2 सीटें अपनी हरीफ जमात से ज्यादा हासिल करेगी, वो आईपीपी के साथ मिलके, आईटीपी के साथ मिलके और आजाद उम्मीदवार 2-3 को मिलाकर वो हुकूमत बनाते हुए हमें नजर आ रही है, और यहाँ पर मखलूत हुकूमत बनती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है।